तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, वो ये वीडियो जो उमर का वीडियो बताया जा रहा है, कई वीडियो इससे पहले भी आप देख चुके हैं और अब ये कनॉट प्लेस इलाके का वीडियो जिसमें वो घूमता फिरता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो पर और क्या अपडेट हमारे पास है, नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत जरूरी है, ये जो सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आखिर ये उमर कहां कहां गया, किन किन लोगों से मिला, इसकी मूवमेंट बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल शिरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दरअसल जो सीसीटीवीज हैं इसलिए देखी जा रही हैं क्योंकि जब ये फरीदाबाद से निकला था अपनी गाड़ी लेकर, I-20 लेकर, जब मुजम्मिल को अरेस्ट कर लिया गया था, तो फिर ये पूरा करीब 24 घंटे के करीब जो है ये घूमता फिरा था। रात में इसने एक हाईवे पर, जो दिल्ली मुंबई हाईवे है मेवात में, वहाँ पर इसने स्टे किया था। उसके बाद फिर ये दिल्ली में एंटर किया है तो दिल्ली में घूमा है। या तो ये हो सकता है कि इसको डर था इस बात का कि कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए क्योंकि मुजम्मिल और आदिल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके साथ ही गिरफ्तार हो चुके हैं, या फिर इसकी गाड़ी में जो भी एक्सप्लोजिव था उसको कहीं ठिकाने लगाना चाहता था, कोई टारगेट करना चाहता था। इसलिए ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसका जो मोटिव क्या था इस गाड़ी को लेकर घूमने का। इसीलिए सीसीटीवी कनॉट प्लेस का भी सामने निकल कर आया। हमने पहले भी देखा था इसका कि इसका तुर्कमान गेट का भी इसका निकल कर आया, पार्किंग का इसका निकल कर आया, बदरपुर टोल प्लाजा का निकल कर आया। तो उन सब के जरिए जो है इसकी मैपिंग की जाएगी और पता किया जाएगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या था। क्या वाकई में ये हड़बड़ाहट में इसने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जो लाल किले के सामने, या फिर इसने खुद जानबूझकर अपना गाड़ी को इसने उड़ाया है। क्या टाइमर उसमें लगे हुए थे, क्या किस तरह का एक्सप्लोजिव था, ये सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीसीटीवी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो निकाल रही हैं जगह जगह की, और ये सामने भी निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल नीरज, और देखिए ये पूरी टाइमलाइन जो है वो बता रही है कि कैसे वो किस किस जगह पर गया था, किस किस तरीके से उसे देखा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि देखिए इतने घंटे लगातार वो उस कार को लेकर, वो मौत का सामान अपनी गाड़ी में भरकर वो घूमता रहा, इधर उधर टहलता रहा, अपनी गाड़ी को घुमाता रहा, और किसी को भी आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी। यही एक बहुत ही बुनियादी सवाल, सबसे पहला सवाल तो किसी के भी जहन में यही आएगा कि वो इस गाड़ी में इस तरीके से विस्फोटकों से भरी हुई कार लेकर दिल्ली के सड़कों पर, देश की राजधानी दिल्ली जहां की सुरक्षा व्यवस्था के चौक चबंद होने के दावे किए जाते हैं, वहां पर इस तरह से एक आतंकी अपने गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पर इतना विस्फोटक लेकर घूम रहा है। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई खोज खबर कैसे नहीं लगी? क्या किसी भी चेक पॉइंट पर किसी की भी नजर उसकी गाड़ी और उस पर नहीं पड़ी? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। और नीरज, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल करती हूँ। अब ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कि घंटों दिल्ली की सड़कों पर टहलना, दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर या कोई गांव तो नहीं है, देश की राजधानी शहर है ये, वहां पर क्या इतना आसान हो गया एक आतंकी के लिए विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमना? हाँ बिल्कुल, देखिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है शरीन की जो पुलिस है, जो कि हर स्टेट की पुलिस है, इनका कोऑर्डिनेशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने देखा कि फरीदाबाद में, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो है बॉम्ब ब्लास्ट मिल रहा है। तो उसकी जानकारी जब जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है सहारनपुर से अरेस्ट कर रही है किसी डॉक्टर को, उसके बाद फिर यहाँ फरीदाबाद में रेड्स हो रही हैं, तो उसके कोऑर्डिनेशन दिल्ली पुलिस के साथ किस तरह का था, क्या उन्होंने जानकारी इसके साथ शेयर की थी? सिर्फ मीडिया में, क्योंकि हमने भी देखा, ABP न्यूज़ ने भी बताया कि, लेकिन मीडिया के जरिए हो रही थी कि क्या पुलिसिंग को इस तरह की होनी चाहिए कि दिल्ली के पास इतनी बड़ी मात्रा में अगर एक्सप्लोजिव मिल रहा है तो दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया जाए और बताया जाए कि इस तरह की हो सकता है कि इसका इस्तेमाल इनके साथियों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2900 किलो 3000 किलो 3 टन एक्सप्लोजिव जो है वो फरीदाबाद में रखा हुआ है और वो लंबे समय से इकट्ठा किया होगा, अकेले ने नहीं किया होगा, उसके साथी जरूर रहे होंगे। इसलिए बहुत जरूरी, इसलिए भी ये मांग लगातार उठती रही है कि पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन अलग अलग राज्यों की कैसे होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि इसकी जांच अलग अलग जगह पर है, इसीलिए NIA जो कि फेडरल एजेंसी है उसको दी गई है, जांच दी गई है कि वो पता करे कि आखिरकार किस तरह से ये घूमता रहा है, इनका मकसद क्या था। श्री, एक और सवाल जो आपने मनोज से पूछा था पहले कि जो शादी की बात डॉक्टर आदिल की, जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरी जांच में, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की ही हिरासत में, NIA की आ जाएगा जल्दी, और उसने वाकई में जो शादी हुई थी उसमें उसने सिर्फ 4 डॉक्टर्स को इनवाइट किया था। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने जो जहाँ सहारनपुर में जहाँ वो काम करता था, डॉक्टरी कर रहा था, जिसने उसकी नौकरी लगवाई थी, उस तक को उसने अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था। मालिक जो थे इस हॉस्पिटल के,
नर्सिंग होम के, उनको भी इनवाइट नहीं किया था उसने। इससे इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है जांच एजेंसियों को, पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि इसने उन्हीं लोगों को अपनी शादी में, अपने निकाह में बुलाया था जिसको इसके नेटवर्क में शामिल रहे होंगे। इसलिए ये नहीं चाहता था कि बाहर का कोई डॉक्टर ऐसा आ जाए जिसको शक हो जाए इसकी निकाह में कि यहाँ पर कौन आया है या इनका जो है मकसद क्या है, किस तरह से ये भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये साजिश कितनी मतलब शातिराना तरीके से इसे अंजाम देने का ये प्रयास लगातार कर रहे थे, और जिस तरीके से पूरी कोशिश हो रही थी वो ये भी बताता है कि देखिए ये हर चीज़ को बिल्कुल खुफिया रखना चाहते थे। भारत के खिलाफ ये एक नया टेरर मॉड्यूल जो तय हुआ है, और उसमें ये जो खुलासा हुआ है कि ये एक नए ऐप का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम जो है वो सेशन ऐप बताया जा रहा है। और इस ऐप की खासियत ये है कि इसे आप ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब इसमें कौन जुड़ा हुआ है, कौन इसमें बातचीत कर रहा है, ये आप नहीं जान सकते। इसका कोई डेटा सेव नहीं होता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र का आईपी एड्रेस तक आप नहीं ट्रैक कर पाएंगे, उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। लोकेशन का भी पता नहीं चल पाता कि कौन कहाँ से इसे ऑपरेट कर रहा है। 2 टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए थे उमर और मुजम्मिल। ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 2 टेलीग्राम ग्रुप भी ऐसे थे जिसमें काफ़ी एक्टिव थे, उसमें बातचीत भी होती थी। और इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप होने का शक ये बता रहा है कि ये जो ग्रुप है वो जैश ए मोहम्मद का ग्रुप हो सकता है, जिसके जरिए बातचीत होती थी। कमांडर सीधे तौर पर उसमें जुड़ा हुआ था, और उसी से ये पूरी बातचीत उस ऐप के जरिए की जा रही थी। जैश के अबू उकासा नाम के हैंडलर से बातचीत होती थी। अब इसी के साथ देखिए, अब ये भी एक तरीके से साफ हो गया कि ये जो तार हैं, ये जो आतंकी धमाका हुआ, इसका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ये नई परतें जो खुल रही हैं, जैसे जैश के कमांडर की जो बात सामने आ रही है, तुर्की को चुना जाता है बातचीत करने के लिए, सब इशारा तो उसी तरफ कर रही हैं। आतंकी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, मसूद अजहर के इशारे पर आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को तैयार किया, सॉफ्ट टारगेट चुने गए, सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ। लेकिन आते आते ये प्लानिंग किस तरीके से फेल होती चली गई, और आनंद फानन में जिस तरीके से ये धमाका हुआ। सॉफ्ट टारगेट क्यों चुने गए? क्योंकि आसान था उनका ब्रेन वॉश करना, फिर उसके बहाने विदेश ले जाया गया उन्हें, हमले किस तरीके से किए जाने, सब कुछ सिखाया गया। यानी दिल्ली को दहलाने के लिए जैश ए मोहम्मद ने पूरा मॉड्यूल तैयार किया हुआ था। पहले कश्मीर और फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और इसी के साथ दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग की गई। और पाकिस्तान का ये चेहरा आप इंतजार कीजिए, धीरे धीरे बेनकाब भी होगा। शिवांग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग देखिए, अब ये कड़ियां जब जुड़ रही हैं तो ये साफ हो रहा है, वो जो पाकिस्तान की भूमिका की बात कही जा रही थी, और अब वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच भी रही है ये जांच कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका है, जैश के कमांडर का इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधा था, उससे ये जुड़े हुए थे डॉक्टर उमर, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बातचीत भी उनकी हो रही थी, डॉक्टर मुजम्मिल भी। जी बिल्कुल श्रीन, देखिए ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी थी, इसको एक बार जरा हम लोग शुरुआत से एक बार जरा समझते हैं कि ये लोग किस तरह से ये लोग जैश के साथ जुड़े। देखिए ये लोग आज के तकरीबन 3 साल पहले जैश के साथ जुड़े थे, जहां पर सबसे पहले एक जैश का ही एक बेसिकली हैंडलर था जिसका नाम अबू उकासा बताया जा रहा है, सूडो नेम है उसका, बेसिकली कोड नेम है। उसने एक टर्की का इन्हें वर्चुअल नंबर दिया, और उसके बाद बातचीत शुरू हुई व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों से ये चीज़ कही गई कि देखिए व्हाट्सएप सेफ नहीं है, इसका ना डेटा लीक हो जाता है, एजेंसियों के पास चला जाता है, तो एक काम करते हैं सेशन ऐप के ऊपर बात करते हैं। फिर सेशन ऐप के ऊपर बातचीत शुरू हुई, एक पूरा रेडिकलाइजेशन का जो पूरा मॉड्यूल है उसे तैयार किया गया। और जब जैश के हैंडलर्स को ये लगा कि अच्छा ठीक है, अब ये जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये दोनों रेडिकलाइज भी हो गए और उनके लिए काम करने के लिए तैयार भी हो गए, तो उन्हें टर्की बुलाया गया, उसी टर्की में जिसका वर्चुअल नंबर यूज किया जा रहा था। टर्की के अंदर तकरीबन ये जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 हैंडलर की मुलाकात हुई थी इन दोनों डॉक्टरों के साथ, जिसमें वही कोड नेम वाला व्यक्ति अबू कासा भी था। बिल्कुल शिवांग आप इस पर नजर रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा में जाती हुई ये जांच दिखाई दे रही है, और इसके खुलासे आगे होने तय हैं। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।